असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए ये अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज हम एक और समावर्तन समारोह के साक्षी हैं। हम सभी के मन में ये प्रश्न होगा कि समावर्तन समारोह का आशय क्या होता है। दरअसल जब हम 16 संस्कारों पर अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि 16 संस्कारों में एक अध्ययन समावर्तन भी है। ये संस्कार दरअसल वो संस्कार है जब विद्यार्थी की पूरी शिक्षा हो जाती है और गुरु जो है विद्यार्थी को फिर से समाज में कार्य करने के लिए सौंपते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम समाज कार्य के लिए उपयोगी हो गए हो, और वो उस विद्यार्थी के पालकों की उपस्थिति में उसे समाज को सौंपते हैं। तो दरअसल जब हमारे 16 संस्कारों की अवधारणा होती है तो उसमें समावर्तन समारोह एक तरह से, समावर्तन का जो संस्कार है एक तरह से आपकी शिक्षा की परिपूर्ति का एक संस्कार है। हम सब जानते हैं शिक्षा का कभी अंत नहीं होता और व्यक्ति जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी रहता है, लेकिन एक संस्कार के रूप में उसकी एक शाश्वत परिणति समावर्तन के रूप में होती है। जब हमने अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति को अपनाया तो अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति के साथ उस शिक्षा पद्धति की शब्दावली को भी अपना लिया, इसलिए हमने कॉन्वोकेशन सेरेमनी करना प्रारंभ कर दिया। और चूंकि हमने कॉन्वोकेशन सेरेमनी करना प्रारंभ कर दिया और उसके लिए कोई समतुल्य हिंदी शब्द ढूंढने लगे तो हमको लगा कि हमें दीक्षांत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए तब से हम लोग दीक्षांत समारोह आयोजित करते हैं। जब हम कहते हैं कि शिक्षा का कोई अंत नहीं है और दीक्षा का तो निश्चित तौर पर कोई अंत नहीं है, तो फिर हम दीक्षांत समारोह करके किस तरह से किस उद्देश्य की परिपूर्ति करते हैं। और चूंकि हमने पूरा का पूरा अंग्रेज़ी शिक्षा का ताना बाना लिया, इसलिए उनका चोगा भी पहन लिया और फिर उस चोगे के साथ हम भले ही भरी गर्मी हो, चोगे के साथ अपने आप को शाश्वत उपाधिदायक उपाधिधारक मानते थे। कालांतर में जब डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हम सब ने चोगा उतार के फेंक दिया, लेकिन उस शब्दावली से हम अभी भी मुक्त नहीं हुए। लेकिन हम बहुत भाग्य की बात है कि हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जब से हमने ये समारोह प्रारंभ किया है तब से हमने इसका नाम समावर्तन समारोह ही रखा है। पहले समावर्तन समारोह के माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर कर्ण सिंह जी थे और उन्होंने इन शब्दों में कहा था कि आपका ये कदम निस्संदेह एक क्रांतिकारी कदम है और भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांति लाएगा। संयोग से उसके बाद देश के कुछ एक विश्वविद्यालयों में मुझे दीक्षांत भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ और जहाँ भी मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है वहाँ पर मैंने इस बात को दोहराया है। और जैसे आपने तालियाँ बजाई वैसे बहुत लोगों ने तालियाँ बजाई हैं, लेकिन बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जो अभी तक दीक्षांत समारोह शब्द से छुटकारा पाकर उसे समावर्तन समारोह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। तो आज की इस गोष्ठी के माध्यम से शायद मैं ये संदेश अन्य विश्वविद्यालयों तक भी पहुंचा सकूं, इस दृष्टि से मैंने ये बात आपके सामने कही है। जब सन 2016 में माननीय राम बहादुर राय जी की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के एक नए न्यास का गठन हुआ था, उस वक्त हम सब के मन में एक विचार ये भी था कि जो कुछ भी काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करता है उस काम को व्यापकता कैसे मिले और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, इसके बारे में विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से हमने इस कला केंद्र का लोकतांत्रिककरण करने की बहुत अधिक कोशिश की। आप देखते हैं कि जो बहुत सारे दरवाजे कई वर्षों तक बंद रहे और बहुत सारे सामान्य व्यक्तियों का प्रवेश यहाँ पर निषिद्ध रहा, आज कला केंद्र में लोगों की गहमा गहमी निरंतर बनी रहती है और लोग निर्बाध रूप से और बिना किसी संकोच के कला केंद्र में आने में आनंद महसूस करते हैं। इसी लोकतांत्रिकरण की एक प्रक्रिया में ये भी बात थी कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उस काम के लिए क्या हम नई पीढ़ी में कोई संदेश दे पा रहे हैं, क्या हम उस काम के लिए कुछ नए लोगों को प्रेरित कर पा रहे हैं कि वो लोग वो सारे काम करें। क्योंकि बहुत सारे काम जो यहाँ कला केंद्र में होते हैं वे काम ऐसे हैं जिनकी कहीं न कहीं कोई प्रसिद्धि नहीं होती, जिनके बारे में कहीं कोई बहुत व्यापक चर्चा नहीं होती। क्योंकि ये आर्काइविंग का काम, ये कंजर्वेशन का काम, ये शास्त्र लिखने का काम, ये रेफरेंसिंग का काम, ये डिजिटाइजेशन का काम, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स का काम, ये सारे काम ऐसे हैं जिनके परिणाम तो दिखाई देते हैं, पर ये दिखाई नहीं देता कि इसके लिए
कौन से वो लोग हैं जिन्होंने कौन सी ट्रेनिंग ली है और उसके जरिए कितना परिश्रम करके ये सारी चीज़ें हम तक पहुंचाई हैं। हम जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तब हम कभी नहीं सोचते कि ये जो ग्रंथ आज से 400 साल या 500 साल पहले लिखा गया था, इस ग्रंथ को आज हमारे पास अस्खलित पहुंचाने में किन लोगों का हाथ रहा है। इन दिनों हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत चर्चा करते हैं, और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस बात की भी चर्चा करते हैं कि जिस ज्ञान परंपरा, जिस धरोहर के ऊपर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, उसके आधार की साक्ष्य क्या कोई हमारे पास है। उदाहरण के लिए श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में जब भी न्यायालय का कोई निर्णय आया तो अंततः वो साक्ष्य ही काम आई, जिस साक्ष्य के अंतर्गत हमें मालूम पड़ा कि अयोध्या महात्म्य, स्कंद पुराण में जो अयोध्या महात्म्य है उसमें इस बात का उल्लेख है कि यहाँ पर राम की जन्मभूमि है, और वो एक बहुत प्रमुख आधार बना उस न्यायालयीन प्रक्रिया में निर्णय का। ये बात आपके सामने मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा की रक्षा की बात करते हैं तो वो सारे लोग जो इस कला केंद्र में काम कर रहे हैं, उनका योगदान कहीं बहुत अधिक चर्चित और प्रचारित नहीं होता, लेकिन उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम सबको याद रखना चाहिए। इसलिए ये विचार जरूर बना कि जब हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं और बहुत सारे हम ऐसे काम प्रारंभ करना चाहते हैं जो अपनी तरह से आगे आने वाले समय के लिए पथ प्रदर्शक भी बने और कई लोगों के लिए जीवन की एक नई दिशा भी खोलें, तो उनमें इन पाठ्यक्रमों की रचना का भी काम था। और निस्संदेह रूप से मैं इस काम के लिए मेरे सभी साथी, सभी विभागाध्यक्षों को श्रेय देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इस एक आह्वान को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि दिन रात मेहनत करके ऐसे श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम तैयार किए जिनकी तुलना आज देश के किसी भी पाठ्यक्रम, किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम से की जा सकती है। आज हम दावे से कह सकते हैं कि देश के किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह के पाठ्यक्रम नहीं हैं जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र चलाता है। मुझे मालूम नहीं जो इस बैच के बच्चे हैं उनके साथ पहले दिन मेरा साक्षात्कार हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन जब भी किसी बैच के बच्चों के साथ मेरा पहला साक्षात्कार होता है, मैं उनसे पहली बात कहता हूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कोई विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई उपाधि नहीं मिल रही है। और हम कभी दावा नहीं करते कि हम जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं, यानी यहाँ से कोर्स करने के बाद आपको बाहर खड़े हुए कोई लोग नौकरी देने वाले हैं। जो काम लेकिन हम कर रहे हैं वो काम ये है कि आपके अंदर वो गुणवत्ता, उस कौशल को अनुभूत करने की, उस कौशल को आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए आपको किसी से काम मांगने की ज़रूरत न पड़े, काम स्वयं आपके दरवाजे चलकर आ जाए। और यही कारण रहा कि कला केंद्र से पढ़कर निकले हुए लोग आज समाज के, सांस्कृतिक जगत के श्रेष्ठतम संस्थानों में श्रेष्ठतम पदों पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमने उसके लिए कहीं कोई एल्यूमिनाई एसोसिएशन बना के तमगे नहीं लगाए, बाहर पोस्टर या बैनर नहीं बनाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य वो है ही नहीं। हमारा उद्देश्य है उस युवा पीढ़ी में वो संस्कार आरोपित करना, उस युवा पीढ़ी में उन सारे विचारों को आरोपित करना जिसके ज़रिए वो भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का काम कर सके। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज अभी आपको बताया गया कि हम 10 डिप्लोमा कोर्स और 9 सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि महज 3 डिप्लोमा कोर्स से प्रारंभ हुई ये यात्रा आज ऐसे 19 पाठ्यक्रमों तक पहुंच गई है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। देश के श्रेष्ठतम संस्थान हमारे साथ कोलैबोरेट करके, हमारे साथ जुड़ के इन पाठ्यक्रमों को चलाना चाहते हैं। और हम बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी रोक टोक के ऐसे तमाम संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन करके, उनके साथ समन्वय करके उन पाठ्यक्रमों को उन संस्थानों में भी चलाने के लिए प्रेरित हैं, उत्सुक हैं, तैयार हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको फिर बताता हूं कि इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए हमारे जो साथी यहाँ पर मेहनत करते हैं, उनका मूल काम इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाना नहीं है। ये सिर्फ समाज के प्रति उनका दायित्व और अपने काम के प्रति उनका समर्पण है कि वे बिना किसी श्रेय या पारिश्रमिक की प्रत्याशा में ये पाठ्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं। अपने समय का ज़्यादातर समय दूसरे कामों में व्यस्त रहने के बावजूद
जो भी समय उनके पास मिलता है वे पूरे परिश्रम से इन पाठ्यक्रमों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मैं देखता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जो प्रोफाइल हमारे सभी विद्यार्थियों की है वो चौंकाने वाली प्रोफाइल है। कुछ लोग तो अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, फिर भी वो यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं, पाठ्यक्रम कुछ सीखना चाहते हैं। और ये आपकी सीखने की और हमारी सिखाने की जो ये ज़ील है, ये जो उत्सुकता है, दरअसल यही हमारी सफलता का पैमाना है। आज हम बहुत गर्व के साथ इस समावर्तन समारोह में आप सबका स्वागत करते हैं और इस बात की भी हम आपको आश्वस्ति देते हैं कि हमारा और आपका संबंध सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हमारा और आपका संबंध चिरंतन है और जब तक और जहाँ तक आप चाहेंगे कला केंद्र आपके साथ रहेगा और आपका साथ देगा, क्योंकि हम और आप, हम सब मिलकर देश के सांस्कृतिक उत्थान के उस आंदोलन के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसकी परिकल्पना आज से कुछ समय पहले हमारे पूर्वजों ने की थी। और हम सब जानते हैं कि हम जब भारत के विकसित होने की परिकल्पना करते हैं तो उस विकसित भारत में बहुत बड़ा हिस्सा हमारी संस्कृति का होता है, हमारे सांस्कृतिक विचार दर्शन का होता है। तो हम सब देश के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के सिपाही हैं। जहाँ आप हैं वहाँ हम भी हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि जो सारी बातें अभी आपको दीक्षोपदेश के रूप में कही गई हैं, समावर्तन के उपदेश के रूप में कही गई हैं, उन सारी बातों को आत्मसात करते हुए हम सब मिलकर ऐसे एक समाज का नवनिर्माण करेंगे जिस समाज को देखकर लोग कह सकेंगे कि हाँ, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये बात बहुत आसानी से भूल जाती है कि हमारी जो पहचान है उसमें ये अंतर नहीं था कि ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। भारतीय चिंतन में कला और विज्ञान का फर्क नहीं है, वो दोनों एक समग्र ज्ञान परंपरा के हिस्सा हैं। और इसमें एक बड़ी रोचक बात है जो आपकी ये सूची है, इसमें कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें कल्चरल मैनेजमेंट है, इसमें प्रिवेंटिव कंजर्वेशन है, इसमें अप्लाइड म्यूजियोलॉजी है, इसमें डिप्लोमा इन डिजिटल लाइब्रेरी एंड डाटा मैनेजमेंट है। और इस सूची पर अगर आप नज़र डालें तो अधिकांश छात्र 25, 26, 23, 22 वो हैं जिनके मन में ये टेक्नोलॉजी का आकर्षण है, डिजिटल है, मैनेजमेंट है, और ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत वाजिब हैं। मगर ये बहुत कहीं गहरी बुनियाद इनकी एक वैज्ञानिक तकनीकी कौशल के साथ जुड़ी हुई है। यदि ऐसा होता कि लॉर्ड सीपी स्नो की तरह हम ये मानकर चलते कि दो जगत हैं, एक विज्ञान की दुनिया है और एक कला की दुनिया है, और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है और एक राइट हेमिस्फीयर है, और इन दोनों में कोई तालमेल नहीं होता है, तो शायद वो गहरी खाई जो पश्चिम के सामने है वो हमारे लिए भी होती। कुछ अनुवाद करने का कष्ट होता है। अब इसके अलावा देखिए, इसमें एक डिप्लोमा भारतीय ज्ञान परंपरा का है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा का डिप्लोमा होगा, क्या वो जो वास्तुशास्त्र वाला सर्टिफिकेट कोर्स है उसको छोड़ देगा, या शुल्भ सूक्तों को छोड़ देगा, या यज्ञ वेदी का निर्माण कैसे होता था उसको छोड़ देगा, या जब दीप प्रज्वलन हो रहा था तो ये अक्सर होता है कि आपके हाथ में मोमबत्ती चूके जमने लगती है और दिया नहीं जलता है। मगर यहाँ अगर कर्पूर के कुछ कण अच्छी बाती जिसमें तेल भीगा होगा तो वो उसी समय अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति का सम्मेलन हो जाएगा। तो ये संस्कार का प्रश्न है, ये उस कर्मकांड का प्रश्न है, ये उस जन विज्ञान का प्रश्न है जो आपको आत्मसात करना ज़रूरी होता है। कि एक जिस चीज़ ने मुझे बहुत आकर्षित किया, एक डिप्लोमा है साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ का। तो जब मैं घर से चला था पहाड़ से और दिल्ली पहुंचा था तो मैंने पीएचडी शुरू साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ ही में की थी, समाप्त भी उसी में की। तब एमफिल एमफिल का चक्कर नहीं था, पीएचडी जल्दी हो जाती थी। जब मैं इतिहास का विद्यार्थी था नैनीताल में तो भारतीय प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी था। जब मैंने साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ का अध्ययन शुरू किया शोध में, तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें जिनका चर्चा मैं थोड़ा संक्षेप में ही करना ज़रूर चाहूँगा, कि मुझे लगता है जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं उसका जो विश्व है वो सिर्फ खैबर दर्रे से अराकान के जंगलों तक या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी या अंडमान निकोबार तक नहीं है। भारतीय सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप तक भारतीय संस्कृति नहीं सीमित रही है।
वो मध्य एशिया तक पहुंचती है, वो अफगानिस्तान तक पहुंचती है, और दक्षिण पूर्व एशिया में वो देश हैं जहां संसार का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वट है, जहां सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदूर में है, जहां शिव बुद्धिज्म की विचारधारा विकसित हुई है। आप लाओस जाएं, थाईलैंड जाएं, हवाई अड्डे पर उतरते ही आपको जो दिखता है वो समुद्र मंथन का दृश्य है। आप लाओस जाएं, लोग हाथ जोड़ेंगे। थाईलैंड जाएं, वहाँ राजपथ है जो राम 1, 2, 3, 4 के नाम पर पथ पर है। आप जाएं, वहाँ अयोध्या है, अगर आप म्यांमार में हैं। यदि आप सिंघल द्वीप में हैं वहाँ, तो हम क्यों ये मान कर चलें कि हमें विश्व गुरु बनने के लिए किसी की सनद की ज़रूरत है। यदि हम अपने दिमाग को खुला छोड़ते हैं, और जोशी ने बिल्कुल सही बात कही कि एक औपनिवेशिक बेड़ियाँ हमने पहन रखी थी। मुझे याद आ रहा है 1971-72 का दीक्षांत समारोह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, बड़े प्रगतिशील लोग थे, तो उनको भी बड़ा हट था कि नहीं हम तो नया कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। तो कॉन्वोकेशन तो हुआ, मगर चोगा उतार दिया गया, मगर गले में स्कार्फ पहना गया, और वो टोप नहीं उतरा सर से, तो वो पहन लें, गले में ये उत्तरी भी पहन लें, तो बीच की एक चीज़ हो गई। बलराज साहनी जी ने पहला दीक्षांत भाषण वहाँ दिया था, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी। वो थे साम्यवादी रुझान के, मगर एक्टर भी बड़े अच्छे थे और दुनिया देखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये शिक्षा का स्थल है, यहाँ अगर मुझे झाड़ू देने को भी बुलाया गया होता तो मैं सहर्ष यहाँ आता, क्योंकि यहाँ कुछ सीखने को ही मिलता है। तो मेरा जो साहस यहाँ आने का हुआ कि अगर थोड़ी शायद मेरी उम्र कम होती और शाम को निकलने में गुड़गांव से यहाँ आने की हिचक नहीं होती, तो मैं शायद ये कोर्स करने के लिए दोबारा आपके पास आया होता। क्योंकि मेरे मन में कुतूहल ये है कि जिस समय मैंने दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में पढ़ना लिखना छोड़ा, और उसके बाद संयोगवश मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने शुरू किए। मगर जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमने पढ़ाने शुरू किए, तो आज जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर हैं, सौभाग्य से उनको पढ़ाने का मौका मुझे मिला है, एमए में भी, एमफिल में भी, पीएचडी के लिए भी अंशतः, तो वो जब कहते हैं कि महाभारत में ये कहा गया है, और के.एम. पाणिकर ने जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी में उनके लेख हैं, महाभारत का ही उल्लेख किया हुआ है कि दूतवाक्यम कथकली नृत्य में जब नाचा जाता है तो कृष्ण कौन सा संदेश लेकर कहाँ जा रहे हैं, वो दूत वाक्यम ही है जिसमें डिप्लोमेसी का राजने का सार है, और वो कथकली नृत्य के माध्यम से समझाया जा रहा है। या आप देखें कि आप शांति पर्व में शरशैया में लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, और उनसे उपदेश लेने को भेजा जा रहा है अर्जुन को, और वो जो उस समय इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास था, तो अंतिम सांस लेने के पहले वो जो दीक्षा देते हैं राजनय की, अगर वो राजनय के सिद्धांतों में शाश्वत नहीं, सनातन नहीं है, तो हमको क्यों मैकियावेली याद आता है, हमको क्यों प्रिंस याद आता है। अब यहीं एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जो दुर्भाग्य से बड़ी विवादास्पद आजकल है, मगर वहाँ एक छात्रा हैं मेधा बिष्ट, उन्होंने चाणक्य के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर उसका एक आधुनिक संदर्भ में उसकी व्याख्या की है। ऐसी एक अमृता नार्लिकर हैं, ये भी छात्रा नहीं थी जेएनयू में, प्रसिद्ध वैज्ञानिक नार्लिकर जी के भतीजे, उनके पिताजी भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने महाभारत को माध्यम बनाकर, उन्होंने और उनकी बहन ने मल्टीलैटरल निगोशिएशंस का एक मॉडल बनाकर आज के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो काम आप यहाँ इस संस्था में कर रहे हैं, उसको कला केंद्र कहने से, जो आपने बड़ा ठीक कहा कि कुछ लोग कहेंगे ये विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ उपाधि नहीं मिलती है, क्योंकि यूजीसी की भी कुछ बाधाएं हैं कि डिप्लोमा कौन देगा, सर्टिफिकेट कौन देगा, उसको मान्यता कौन देगा। मगर मान्यता की ज़रूरत तो उसको पड़े जो उस डिग्री को गले में लटका कर नौकरी की तलाश में फिर रहा है। यदि आपने जो कहा कि यदि आप में इतनी सामर्थ्य है कि उसके बाद आप संतुष्ट रहेंगे, खुद रहेंगे, सत्यम वद धर्मम चर, वो सब भी कठिन काम है, मगर अगर स्वाध्यायाद माँ प्रमद है, उतने भर तक भी आप उस अनुवाद को ग्रहण करते हैं जो यहाँ अंग्रेजी हिंदी तीनों में है, मुझे लगता है कि जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि संतोष भर जो आपको मिलेगा कि मैंने अपने यहाँ से जो ग्रहण किया, उसके बाद जो काम किया वो कितना रुचिकर है। अब कुछ शब्दों ने मुझे और परेशान किया था। कुछ आदत होती है कि हेरिटेज, लेगेसी, तो हिंदी में विरासत, अब ये विरासत हिंदी का शब्द तो नहीं है, मतलब उर्दू फारसी से ही पहुंचा है, वारिस है, विरासत है, कुछ चीज़ उसके हाथ लगी है, उत्तराधिकार है। तो जो उत्तराधिकारी है उसके से अपेक्षा है कि वो अधिकार तो उसका है,
उस पैतृक या पुरखों की संपत्ति पर, मगर अधिकारों का दूसरा पहलू कर्तव्य वाला है। तो हम लोग जब हेरिटेज की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, तो अंग्रेजी में एक लेगेसी भी है। और जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम दो चीज़ें भूल जाते हैं कि दुनिया के लिए ट्रेडिशन, परंपरा और आधुनिकता, इनमें एक द्वंद्व है, एक डायलेक्टिक है। मगर भारतीय परंपरा में परंपरा जीवाश्म वाली वो प्रागैतिहासिक चीज़ नहीं है जो मर गई है। हमारी परंपरा जीवंत है, प्रवाहमान है, उसमें और आधुनिकता में कोई कहीं दोष नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। अगर इस बात को हम ध्यान में रखें तो अब कई चीज़ें हैं। अब यहाँ कानों में अमृत घुलता है जब कोई वेदोच्चार करता है। अब कोई कहे ये तो मनुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता है, मगर यहाँ जितने लोग हम लोग उपस्थित हैं वो सबके सब जन्मजात जाति शूद्रों वाली स्थिति होती है, मगर संस्कार आप खुद ग्रहण करते हैं। मुझे संस्कृत पढ़ाने वाले आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी थे, उनसे पढ़ना छोड़े लगभग 70 वर्ष हो गए हैं। 70 तो नहीं, 78 मेरी उम्र है, ये लगे 65 वर्ष हो गए हैं। अब जाकर मुझे पता चला, जब मैं नैनीताल पर कुछ शोध कर रहा था, कि पंडित कपिल देव द्विवेदी जन्मजात ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वेदाध्ययन इतना अच्छा किया था वो दोनों वेदों का, कि कोई भी बनारस से आए व्यक्ति, उनके पड़ोसी एक दूसरे उपाध्याय जी थे, तो उनके घर में सिर्फ अंतर इतना होता था कि उनके घर में जब कोई कर्मकांडी मेहमान आता था और वो द्विवेदी जी के घर में जो नीचे की मंजिल में रहते थे खाने जाता था, तो थोड़ा संकट हो जाता था कि वहाँ क्या ग्रहण कर सकते हो, क्या ग्रहण नहीं कर सकते हो। आज से 65-70 साल पुरानी बात है। मगर मुझे लगता है कि यदि आप देखें तो हम अपने उत्तराधिकार की विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की जब बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं। जोशी जी ने एक अद्भुत मुहावरे का प्रयोग किया था, इसके बारे में मैं लौटूंगा, कि हमारी जो सांस्कृतिक संपदा है वो विपुल है, विविध है, उसका भंडार अपार है, वो सौम्य शक्ति है। शक्ति है मगर सौम्य शक्ति है। उसकी चर्चा हम थोड़ा रुक कर करेंगे। मुझे लगता है विरासत के बारे में क्या समझ में आता है कि दुनिया का 7वां आश्चर्य ताजमहल है। ताजमहल हमें याद आ जाएगा, मगर हमें कुंभलगढ़ याद नहीं आएगा, जिसकी इतनी चौड़ी दीवारें जिनमें 4 घुड़सवार एक साथ समानांतर दौड़ सकते थे, और जो चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी फैलाव वाली दीवार है, जिसे आप चांद में अंतरिक्ष यात्रा के लिए यदि निकल रहे हो तो देख सकते हैं। कुंभलगढ़ हमको याद आएगा, हमको चित्तौड़गढ़ याद आएगा, और चित्तौड़गढ़ याद आते ही हमको फिर न केवल दुर्ग याद आएंगे, हमको देवालय याद आने शुरू हो जाएंगे। हमको देवालय याद आने शुरू हो जाएंगे तो हमको बहुत सारे देवालय हैं। मगर मैं कुछ उन मंदिरों का चर्चा करना चाहता हूं जो भारतीय विज्ञान के लिए एक ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण है। आप कल्पना कीजिए, कैलाश एलोरा का कैलाशनाथ का मंदिर, उसके बगल में जैन गुफाएं हैं और वो एक चट्टान से तराश कर बनाया गया है। आप कल्पना कीजिए कितने लाख मीट्रिक टन पत्थर वहाँ से रोड़ी निकली होगी, और कहीं भी गलती की लेशमात्र गुंजाइश नहीं होगी। अगर गलत छेनी चली तो दोबारा चलने का मौका आपको नहीं मिल सकता। आप महाबलीपुरम में जाएं और वो अर्जुन की तपस्या वाला शिलाखंड देखें, जिसमें एक दरार थी और एक खंडित वो चट्टान थी। उसका कितना अच्छा उपयोग उस स्थपति ने किया है कि जब बारिश होगी तो उस दरार से बह के पानी आ रहा होगा और वो गंगा का अवतरण होगा, और नीचे योगी भी एक तपस्या कर रहे हैं, अर्जुन की तपस्या भी है, कोई बिल्ला भी तपस्या कर रहा है। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। तो अब आप 1000 साल का अंतर करें, आप बृहदीश्वर के मंदिर को देख लें, तो उतना बड़ा पत्थर वो गोलाकार कैसे उसके ऊपर चढ़ा होगा। जब बचपन में 8-10 वर्ष की उम्र में मैंने देखा तो मुझे लगा तब तो क्रेन भी नहीं होती थी, क्या हुआ होगा। तो बाद में किसी ने समझाया कि भाई तुम मूर्ख हो, पहाड़ से चले, तुम तो पूछते हो रेल मुड़ती कैसे है पटरी पे। जब ये पत्थर ऊपर ले जाया गया है तो एक रैंप बनाया गया था, उस पर हाथी चढ़ा था, उसने वो रखा, वो रैंप से दूसरी तरफ से उतरा हुआ है। ये सारे उदाहरण बहुमंजिली इमारतों के, या वो आप जाए सुंदरेश्वर मीनाक्षी मदुरई के देवालय में जो खंभे हैं जहाँ म्यूजिकल नोट्स खंभों से निकलते हैं, और 1000 खंभे हैं और 1000 खंभों का सारा जो वो उसमें चीज़ें खुदी हैं वो बिल्कुल फ़र्क हैं। मगर क्या वो मंदिर सिर्फ आराधना के स्थल थे? मगर मुझे आज तक याद है कि भारतीय संस्कृति का शायद, विरासत का शायद ही कोई ऐसा पक्ष होगा जो मंदिर से अछूता रहा हो। कि अब कोणार्क में चुंबक से वो सूर्य की मूर्ति अधर में लटकती थी या नहीं, उसके बारे में जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक जिन्होंने पढ़ा वो विवाद कर सकते हैं। मगर किसी मंदिर की दीवार पर
जितनी मूर्तियाँ खोदी हैं उसमें रामायण के पात्र हैं, उसमें शिव पार्वती की दूध क्रीड़ा के दृश्य हैं, उसमें रावण का मानवर्धन है, उसमें अप्सराएं हैं, उसमें नर्तक नर्तकी हैं, उसमें ग्रह नक्षत्र हैं, उसमें भरतनाट्यम की और ओडिसी की मुद्राएं हैं, उसमें भित्ति चित्र हैं। ये सारी चीज़ों को अगर आप रखें और एक गुफा देखें जो संयोगवश किसी अंग्रेज़ को मिली थी, उसके भीतर अजंता के भित्ति चित्र हैं जिनमें आपको जातक की सारी कहानियाँ मिलती हैं। वो उन समुद्र यात्राओं के वृत्तांत मिलते हैं जिनमें हमारे सौदागर दक्षिण पूर्व एशिया तक गए थे, श्रीविजय, शैलेंद्र, मजपहित जैसे साम्राज्यों की वहाँ स्थापना हुई थी। तो क्या हमारी संगीत, नृत्य, तकनीक, विज्ञान, सौदागरी इससे अछूती रही हैं? आप देखिए जैन मंदिर हैं, और जो जैन मंदिर हैं उनमें विजय स्तंभ नहीं है, कीर्ति स्तंभ है, मगर उन मंदिरों में भी ज्योतिष के आचार्य रहे हैं, अद्भुत पांडित्यों का सृजन वहाँ हुआ है। लोगों ने गणित ज्योतिष की रचना की है, फलित ज्योतिष की नहीं। वो भाग्यफल निकाल के पीटर विडल की तरह वीकली फोरकास्ट नहीं निकाल रहे थे, मगर वो जो कैलकुलेशंस थे, जो आपको उनकी गणनाएं देखने को मिलती हैं, जो वहाँ औषधालय चलते थे। आपका एक डिप्लोमा कोर्स मुझे और बहुत अद्भुत लगा जो ट्राइबल हेरिटेज वाला है, कि मेरे एक मित्र हैं, उन बड़ी महत्वाकांक्षी महिला हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम खाने पाने पे कुछ करते हो? तो हम लोग मिलके कुछ करते हैं, हम लोग ट्राइबल खाने पर कुछ करते हैं। तो मैंने कहा जी मगर थोड़ा विषय बड़ा है, मुश्किल पड़ेगा, मतलब मेरे जीवन काल में तो नहीं, आप मुझसे कुछ कम है शायद कर लेंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ट्राइबल खाना तो एक सा होता है, सब कुछ खा लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा देखिए क्षमा करेंगी, अगर आपने यूपीएससी देने का कुकृति किया होता और वो एलपी विद्यार्थी की किताब पढ़ने को आप बाध्य हुई होती, तो आपको पता चलता कि भारत में कितनी जनजातियाँ हैं, उनमें अंतर कितना है। जो शौका, भोटिया, भूटांतिक रहते हैं, गद्दी, गुज्जर रहते हैं हिमालय में, लद्दाख में, और जो रहते हैं मरुस्थल में, जो भील हैं, जो बंजर जगह रहते हैं, नायक है, बंजारा है, तमिलनाडु में टोडा है, या जारवा आदि बहुत ही गिनती के अंडमान निकोबार में है, या आप अरुणाचल में चले जाएं जहाँ 150 से ऊपर जनजातियाँ हैं, नागालैंड में कितनी दर्जनों हैं, मेघालय में खासी, जैतिया, गारो। तो आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, कुछ लोग कुछ खाते हैं, कुछ लोग कुछ खाते हैं, उनका उनका ये तो ठीक लग रहा है, अच्छा सिर्फ मैं गुजरात पे कर लूँगी। तो मैंने कहा वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि गुजरात का बनासकांठा वाला इलाका, भील वाला इलाका जो मध्य प्रदेश से मिलता है, तो वो उसमें थोड़ी गड़बड़ होगी। तो उन्होंने कहा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, थोड़ा नहीं, थोड़ा विचार करना पड़ेगा, और ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हर संस्कार की बात है कि अभी पितृपक्ष आने वाले हैं, तो पितृपक्ष में आप क्या खाएंगे, उसके बाद जब नवरात्रियाँ आएंगी तो क्या खाएंगे। ये भारत इतना महान देश है कि यहाँ डोमिनो का पिज़्ज़ा भी नवरात्रि के लिए नवरात्रि पिज़्ज़ा बन जाता है, जो कोटू के आटे से बनता है, जिसके ऊपर पनीर की टॉपिंग होती है, जिसके भीतर चीज़ के बदले गाढ़ा दही भरा जाता है, और अगर बहुत ही आप सख्त हैं तो टमाटर भी नहीं जाएगा उसमें, इमली की चटनी डाल के आप संतुष्ट हो जाएंगे। मगर क्या ज़रूरी है कि आपने पिज़्ज़ा ही खाना है नवरात्रि के दिन? क्या आप भारतीय भोजन में जो परंपरा में आपको बताया गया है, खाने को कहा गया है, आप वही क्यों नहीं खा सकते हैं? वही आप आनंद से क्यों नहीं खा सकते? जब हमसे कोई कहेगा, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा अच्छा उपकार इस देश पर यह किया था कि बेचारे मोटे अनाज को श्री अन्न कहना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके साथ श्री शब्द जुड़ा, सब लोग दौड़ दौड़ के बाजरा, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट्स, बार्नयार्ड मिलेट्स, जाने कितने प्रोसो मिलेट्स, जितने प्रकार के मिलेट होते हैं वो हमारे खाने में आ गए। अब जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बना रही हैं कि ओट्स का उपमा, ओट्स का पोहा, ओट्स का ये और ओट्स का वो। 2 मिनट में घर में अगर पोहा, आप तो उस भूमि के हैं, 2 मिनट में उत्कृष्ट पोहा घर में बनता है। तो मैं वो डब्बा खोल के घुंघराले बालों वाले क्विकर ओट्स के बाबा जी का नाम लेकर खोलकर उसका ओट्स क्यों बनाऊंगा मैं? और उसके बाद उनको कष्ट ये होता है कि हमारी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी सफल नहीं हो रही है, भारतीय खाते तो मगर खा क्यों नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि हम विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, और उन विदेशी आक्रमणकारियों की हज़ारों साल की परंपरा है, वो तुर्को अफ़गान, मुसलमान, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब सर्वविदित है। मगर क्या सिकंदर इस देश में आक्रमणकारी के रूप में नहीं आया था? क्या यूनानी गंगा तट तक पहुँचने की हसरत नहीं रखते थे? क्या चंद्रगुप्त का विवाह सिल्यूकस निकेटर की पुत्री से नहीं हुआ था, जो हेलेन पे एक नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है? और क्या खाने पर वो प्रभाव, एक दस्तावेजी प्रमाण है ऐतिहासिक कि भारत के 50 दार्शनिक और वहाँ से शायद 500 चषक यूनानी मदिरा के आए थे, और उनका तो आज जो सिकंदरी रान बनती है
ईश्वर क्षमा करे कि वो ईरान का तो नाम लेना भी गलत है, मगर अगर सिकंदरी लौकी भी आप मान लीजिए पूरी सालिम मुसल्लम बनती है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो नाम तो सिकंदर का है, वो यूनानी था, और उसके संग मदिरा के चषक भारत में आए थे। जो भारत का व्यापार रोम से होता था वो स्वर्ण मुद्राएं दक्षिण भारत में मिली हैं। तो हमारे खान पान पे ये जो आज, बल्कि सिर्फ शिक्षक दिवस नहीं है, मैं बहुत बात फैलाऊंगा नहीं, मगर कुछ चीज़ें मेरे मन में दबी हुई थी जो मैं चाहता हूँ आपसे साझा करूँ। शिक्षक दिवस मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। पहला फ़ोन आया, मुझे लगा कि कोई भला आदमी कह रहा होगा आपने पढ़ाया था, आज आपकी याद आई। उन्होंने कहा नहीं, आपको याद है आज समोसा दिवस है, आज समोसा दिवस भी है, आप समोसे के बारे में हमें कुछ बताएंगे, समोसा हमारा है कि उसका है कि किसका है। तो मैंने उनसे कहा देखिए ऐसा है कि यदि आप समोसा मुझे खाने को भेज दें तो मेरा मुंह खुले, वरना तब तक तो मैं ये मूर्खतापूर्ण प्राप्त करने को तैयार नहीं हूँ कि क्या हमारा था क्या हमारा नहीं था। कि आज ये बात प्रमाणित है कि हर आदमी के शरीर में डीएनए में अफ्रीका का जो पुराना होमो सेपियंस होमो इरेक्टस था उसका कुछ अंश डीएनए में है। और खाना 10,000 साल पहले अफ्रीका से बाजरा भी आया था। 10-12 हज़ार साल पहले समुद्र की लहरों पर तैरता नारियल भी भारत पहुंचा था, जो हमारा श्रीफल है, जो फिल्मों की मुहूर्त में भी फोड़ा जाता है, हर पूजा में भी रहता है। और हमारे यहाँ जो पान का पत्ता है निर्विवाद रूप से नागवल्लरी दक्षिण पूर्व एशिया से ईसा के जन्म से 1500-1600 साल पहले आई है। उसके बिना न कोई पूजा पूरी होती है। और यदि सरकारी दफ्तर में काम कराना हो, सौभाग्य से आप लोग सरकारी दफ्तर में नहीं हैं, तो पत्र पुष्प का जो व्यवस्था, पान बीड़ी का व्यवस्था होती है, वो भी उसके साथ जुड़ी हुई है। अब उसके साथ यदि आप देखें तो पान के साथ हमारी संस्कृति कैसे समन्वयात्मक है कि पूगी फल कहाँ से चलता है, सुपारी का फल, जिसको उत्तर पूर्व में तांबोल कहते हैं। उनके लिए तांबूल के लिए पान के पत्ते की ज़रूरत ही नहीं, खमीर चढ़ा खाते हैं, नशा उसी से आ जाता है, खुश रहते हैं, होंठ भी लाल हो जाते हैं। और चूना जो है वो चूर्णम समुद्र की शंख को पीसकर बनाया जाता था। कत्था खदिर वनों से आता था। उसमें केसर कश्मीर का है। और जो बेचारे बच्चन साहब गा गा के दुखी कर गए सारे संसार को, वो तो भंग की तरंग में थे कि खाई बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, जबकि जाजी क्षमा करें बनारस में तो कोई पान नाम की चीज़ होती ही नहीं है। वहाँ तो या तो मगही होता है या जगन्नाथी होता है या सोफिया होगा या कपूरी होगा या कुछ भी होगा, सांची होगा, बल्कि भोपाल के आसपास तो सुहागराती भी होगा। तो इतने महोबा है जिसके साथ आला उदल का आख्यान जुड़ा हुआ है। पृथ्वीराज रासों में वो शर्त है कि किन शर्तों पे वो कहता है कि मैं खजुराहो के शासक को छोड़ूंगा। वो कहता है कि मेरे नाम कर दो गढ़कुंडार, ये महोबा के पान की खेती, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है। तो जो पान हमारे जीवन में इस तरह रचा बसा है, और एक जगह से अब पान बनाने वाले को चौरसिया कहते हैं, क्योंकि पान में 4 रस होते हैं, पत्ते का एक स्वाद होता है, कुछ तेज़ी होती है लौंग इलायची की, कुछ कड़वापन होता है कत्थे का। मगर अगर आप गुजरात में जाएं तो वहाँ की पुण्य भूमि में धानानी दाल भी उसमें डालते हैं, वो 5वां रस है जो नमकीन होता है, शेकेड़ी सुपारी होती है। तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में एक पक्ष बड़ा विचित्र है कि हम जब संस्कृति की विरासत की बात करते हैं तो मूर्त विरासत को सोचते हैं, जबकि हमारे हाड़ मांस मज्जा में जो घुला है वो अमूर्त विरासत है, वो खाने की विरासत है। आजकल चंपारण का बड़ा रुतबा है कि मुरादाबाद की बिरयानी हो या चंपारण का गोश्त हो, मगर आप देखें किसी पूरब वाले से पूछे तो वो तो आना गोश्त था ना, होना गोश्त था। उसको चंपारण वालों का कहाँ से मान ले हम? वो घर की मिट्टी की हांडी में बनता था, जो गरीब आदमी के पास जो कुछ होता था उसमें खा लेता था वो। अब बड़ी कहानी है कि बिरयानी जो थी वो आसफुद्दुल्ला साहब ने जब इमामबाड़ा बनवाया तो अपने कर्मचारियों के लिए बनवा दी। अब मुझे बताइए कि उस बिरयानी में बासमती पड़ती है, केसर पड़ता है, जाफरान पड़ता है, जाफरान केसर ये मान लीजिए, उसमें केवड़ा पड़ा, इतर पड़ा, उसमें दूध पड़ा, मलाई पड़ी, और नायाब गोश्त के टुकड़े उसमें डाले। ये सब कोई मजदूर को खिलाता है? वो तो बादशाह सलामत को खुद नसीब मुश्किल से होता होगा। तो मेरे ख्याल में जो मिथक हैं, इनसे यदि हम मुक्ति पाएँ तो हमको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चलती हैं, और अपने बारे में पता चलती है कि हम जो हट पालते हैं वो कितना गलत है। हमारे लिए अमूर्त विरासत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मूर्त विरासत। हमारी परंपरा में सगुण और निर्गुण का अंतर उस तरह का नहीं है, पहुंचने के साधन है। आप ये करते हैं कि साहब हमने जो भी करना है मोक्ष के लिए विधान, वो धर्म अर्थ काम तीनों साथ साध रहे हैं, और वो हम इस तरह से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस संस्था की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि आपने बड़ी विनम्रता से कहा कि विश्वविद्यालय नहीं है, मगर ये विश्वविद्यालय से बढ़कर है, ये म्यूजियम से बढ़कर है। ये मुझे लगता है कि ऐसी त्रिवेणी है
जहाँ आप जिसमें डुबकी लगा रहे हैं ज्ञान में, आपके तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम साध रहे हैं। काम अर्थ आप ये न समझे जो काम सूत्र वाचयन वाला था, काम का मैं वो अर्थ कह रहा हूँ कि जो कामना आपके मन में होती है, जो आपके इंद्रियों को सुख मिलता है। आपके यहाँ चलें, एक गैलरी से दूसरी गैलरी में चलने में आपका मन ही नहीं करता कि आप किसी के कमरे तक पहुँचें। आपको लगता है कि इधर भी देखें, इधर भी देखें, कहीं गौण है, कहीं मिथिला पेंटिंग्स हैं, कहीं बुद्ध की किसी प्रतिमा का कोई रूप है, कमरों में इस तरह की चीज़ें लगी हैं। मुझे लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो डिप्लोमा लेके आप जा रहे हैं, उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत इसकी है कि पहली पीढ़ी ने जो करना था वो कर गए। मुझे लग रहा था कि जो म्यूज़ियम, पहले तो हमारी सांस्कृतिक विरासत की चोरी की गई, वो देखने को मिलेगी आपको मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम में, वो देखने को मिलेगी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वो देखने को मिलेगी टेट गैलरी में, मॉडर्न गैलरी में। ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसा संग्रहालय भी वंचित नहीं है, मगर बड़ी मुश्किल से अब वो चीज़ें वापस आनी शुरू हुई हैं। मगर आपके यहाँ वो सुख है, जब आप चलते हैं तो आप एक संग्रहालय में चल रहे हैं, और जितने लोग आप यहाँ हैं जिन्होंने यहाँ शिक्षाएं प्राप्त की है, उनको हाथ से छूने का, आँख से देखने का वो मौका मिला होगा ये चीज़ें क्या होती हैं। और जब आप देखते हैं फिर आपको लगेगा जहाँ मैंने कोई शत विशत चीज़ देखी थी, उसको ठीक कैसे करूं, उसको मैं ठीक कैसे करूं। जब आप दिल्ली में चल रहे होते हैं फ्लाईओवर में या मेट्रो में, आप कहते हैं यार ये खाना का जो गुंबद था ना, इसका रखरखाव ठीक नहीं हुआ है। किसी चीज़ का बहुत अच्छा हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आगा खां ट्रस्ट आ गया आगे, या किसी बड़े धन्ना सेठ ने कहा कि इसका रखरखाव मैं करूँगा। मगर क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी, और वो कैसे कर लेंगे, जिसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की, नौजवानों की ज़रूरत है। मैं जब सोच रहा था तो किन किन लोगों ने काम किया है, बस ये अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बहुत काम किया, मगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे तक ही ये काम सीमित नहीं रह सकता। ये संपदा हम सब की है, हमारे लिए कोई स्थान वर्जित नहीं हो सकता कि यहाँ तो आप लघुशंका निवृत्त होने भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ हमने कोई शौचालय मूत्रालय बनाए नहीं है। यहाँ तो जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है उनका घर है, उनका दफ्तर है, उनका गेस्ट हाउस है। आपने जो बड़ा अद्भुत काम किया है, जो रेड फोर्ट में जो बैरक्स थी, उन बैरक्स में जो आपका कला संग्रहालय चल रहा है, शिल्प संग्रहालय, मेरे ख्याल में उस अभियान का हिस्सा, वो वहाँ जाना मुझे क्राफ्ट म्यूजियम से ज़्यादा सुखद लगता है। वहाँ बैठकर आप परत दर परत लाल किला देख सकते हैं, जीवंत शिल्प देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस संस्था ने कम से कम ये किया है कि आप लोगों को इस लायक बनाया है। अब डॉक्टर BN गोस्वामी का तो देहांत हो गया, मुल्क राज आनंद कुछ वर्ष पहले चले गए। इन लोगों ने मार्ग पत्रिका के जो अंक निकाले थे, उसमें खुशबू, संगीत, पात्र, वस्त्र, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से लिखा गया था। मगर अब उनका तो पुनर्जन्म जब होगा तब होगा। इस संस्था ने सबसे बड़ा ये काम ये किया है कि आप लोगों को इस लायक बनाया है कि आप उस विरासत को न केवल अपना उत्तराधिकार समझें, उसका सिक्के का दूसरा पहलू अपना कर्तव्य भी समझें, और जहाँ आप हों वहाँ आप जो आपने यहाँ सीखा है उसको व्यावहारिक रूप से उसका उपयोग करें। एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ समावर्तन शब्द का प्रयोग हुआ। मैं आपको व्यक्तिगत बात बताऊं, मैंने अपनी BA की डिग्री लेने गया, ना MA की, ना MA की, और ना टोरंटो में लेने गया, और ना मैं भारत के अंदर भी PhD की डिग्री बड़ौदा से लेने गया। आप पूछेंगे ऐसा क्या कारण था? बड़ा सीधा कारण था। मैं वो गाउन और टोप पहनकर नहीं डिग्री लेने जाता, वो मेरे लिए असहनीय था। और मैंने वो अपनी सारी डिग्रीज जो हैं डाक से मंगवाई। तो समावर्तन का बड़ा सीधा साधा अर्थ है लौट कर आना। आप चले गए ब्रह्मचर्य में, एक आश्रम में चले गए जहां आपको विद्या का आश्रय मिला, और फिर आप लौट कर आए घर, गृहस्थ आश्रम के लिए। क्योंकि जितने भी आश्रम हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो गृहस्थ आश्रम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाभारत के पहले ही अध्याय में कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही बाकी तीनों आश्रमों का आधार है और उसका पोषक है। उसके बिना ये आश्रम नहीं हो सकते। तो समावर्तन विद्या को गृहस्थ में लाना है, और विद्या में तो ये कहा गया है कि जो साहित्य, संगीत
इत्यादि से संपन्न नहीं है, वो आप जानते ही हैं क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जो कला का अर्थ है वो परम उपयोगिता का है। और मैंने ये अनुभव किया है, चूँकि मैं इस संस्थान से लगभग जब ये इसकी स्थापना हुई तब से ही जुड़ा रहा हूँ, कि सन 16 के बाद से जो ये प्रयास हुआ कि हम कुछ एक प्रकार से पढ़ाने के भी हिस्सेदारी में आ जाएं। और इसका एक बहुत बड़ा अभी मैं परिणाम अगले 10 वर्षों में देखता हूँ, क्योंकि 16 से पहले अद्भुत कार्य का संवर्धन होते हुए भी IGNCA जो था वो थोड़ा आइसोलेटेड था। और जब ये कोर्स बन गए और ये पढ़ाए जा रहे हैं, तो चाहे आज आप इसे डिप्लोमा कहें और डिग्री कल को मिले या ना मिले, और डिग्री डिप्लोमा इत्यादि एक अलग विषय है, कला की साधना वास्तव में जीवन से कैसे जुड़ी है, हाथ पैर से कैसे जुड़ी है। और वो आदर्श केवल इसलिए नहीं है कि उसके द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सब आपको परम पद पे ले जाता है, वो सारी चीज़ें तो अपने स्थान पर हैं, लेकिन वो जीवन को, दैनिक जीवन को कैसे सुंदर बनाता है, वो बनाता है एक बहुत ही ठोस प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, आज हम सब बात करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि, और विदेश में भी विद्वान जो ये मानते हैं कि वेद पाठ आज भी वैसा ही है जैसा कि 5000 या 7000 वर्ष पहले था। अब ये ऐसा कैसे रहा, ये भी इसको रखना एक कला है। जो 8 विकृतियों की कला है वो तो संसार में कहीं नहीं बनी। अब उसको आप क्रिया कहें, उसको कला कहें, आप उसको कुछ भी कहें, टेक्निक कहें, लेकिन उसके बिना वेद का संरक्षण हो नहीं सकता था। तो ये है कला। तो इसीलिए जो ये इतने सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं कि जहाँ किस तरह से एक पुस्तक को जीवित रखना है, एक पेंटिंग को जीवित रखना है, ये कला का एक वो प्रैक्टिकल अभिन्न अंग है जो जब व्यापक रूप से जाएगा, व्यापक रूप से विश्वविद्यालयों में जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालयों ने इसकी कदर नहीं की। असलियत में ब्रिटिश एजुकेशन का सबसे बड़ा रहस्य ये था, और पुष्पेश जी मुझसे एग्री करेंगे, अंग्रेज़ का जो टैक्टिक था कि सब कुछ पढ़ाओ, आर्ट मत पढ़ाना, विश्वविद्यालय में कला मत पढ़ाना, न BA में, न MA में, न कहीं। और आज भी वही परिस्थिति चल रही है। तो ये एक जगह है, दिस इज द लोन बेस्टियन फ्रॉम वेयर वी आर स्टिल गिविंग द क्लैरियन कॉल फॉर आर्ट, कि जीवन को कैसे आप सुंदर बनाएंगे और कैसे उसको ऐसा बनाएंगे कि हर प्रकार की वस्तु आपके लिए वो सुलभ करा दे। धन्यवाद।